हेलो दोस्तों, अगर आपको भी जीके जीएस परेशान करता है तो बिल्कुल मत घबराएं। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार पुलिस एग्जाम में सेट 5 से जितने भी प्रश्न यहाँ पर है उन सारे प्रश्नों का जीके जीएस मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। पूछ रहा है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कौन किया था? गांधी जी द्वारा किया था। उस समय वायसराय कौन था? भारत का लॉर्ड इरविन था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 में हुआ था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, नमक सत्याग्रह जो हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल कितना दिन लगा था नमक सत्याग्रह में। नमक सत्याग्रह में टोटल अगर दिन का बात किया जाए तो टोटल 24 दिन लगा था। कितना दिन लगा था? 24 दिन में महात्मा गांधी ने यह यात्रा को पूरा किया था। लेकिन दोस्तों, 23वें दिन महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है नमक सत्याग्रह के दौरान। तो यह यात्रा को आगे कौन पूरा करता है क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताना है अब्बास तैयब जी। क्या बताना है? अब्बास तैयब जी। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नमक सत्याग्रह में कितने भारतीय थे तो आपको बताना है कि नमक सत्याग्रह में 79 भारतीय था। कितना भारतीय था? 79 भारतीय था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह में कुल कितने लोग, गांधी जी के साथ कितने भारतीयों ने दिया। तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ मतलब गांधी जी को हटा करके तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78। तो गांधी जी का साथ कितना भारतीय दिया था? महात्मा गांधी का एम जी का साथ कितना आदमी दिया था? का साथ 78 आदमी दिया था। तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 78। अच्छा, नमक सत्याग्रह में पूछेगा कि टोटल कितना लोग था तब आपका आंसर आ जाएगा 80। कितना शामिल हुआ था लोग? 80 लोग शामिल हुआ था। अब 80 होने का क्या कारण था? इसका दोस्तों एक कारण है क्योंकि अमेरिका का एक अखबार है न्यू फ्रीमैन। क्या नाम है? न्यू फ्रीमैन। यह अखबार जो है अमेरिका में छपता था और इसका जो संपादक था जिसका नाम था वेब मिलर। वो कहा कि जाइए गांधी जी नमक सत्याग्रह कर रहा है, उसका फोटो वोटो खींच करके लाइए, खींच मेरी फोटो। तो वही की चीज़ हो रहा था यहाँ पर। तो क्या हो गया? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए मैं बिल्कुल राइट बताया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था? हंटर समिति का गठन दोस्तों हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था इसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनाया गया था। 2 कमेटी बनाया गया था। अब ये 2 कमेटी कौन कौन बनाया गया था? पहला कमेटी बनाया गया था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी। दूसरा है तहकीकात कमेटी। हंटर कमेटी हो गया। दूसरा तहकीकात कमेटी। तहकीकात कमेटी। और इस तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका अध्यक्ष भारतीय था। एम मदन मोहन मालवीय इसका क्या था? अध्यक्ष को बनाया गया था। और हंटर कमेटी ने दोस्तों बताया कि 379 लोग मरा। कितना मरा? इस हत्याकांड में 379 मरा, जबकि 1200 व्यक्ति क्या हो गया? 1200 व्यक्ति घायल हुआ। तो ये दोनों कमेटी का संबंध पूछेगा किससे है तो आपको बताना है कि जालियांवाला बाग से है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर घटना पर क्रम के अनुसार आपको कहता है सजाने के लिए। तो सबसे पहले कौन कौन घटना हुआ था उनको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हुआ था, इसमें क्या है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी ने इसके बाद। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ है। कब हुआ है? 1931 में हुआ है। सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा कब हुआ था? 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932। नेहरू रिपोर्ट कब आया है? 1928 में आया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि क्या हो जाएगा? 1928। सबसे पहले 1928 में क्या है? नेहरू रिपोर्ट। 4 नंबर ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है हमको? नेहरू रिपोर्ट 4, हाँ 4 यहाँ पर है। तो इस प्रश्न का नेहरू रिपोर्ट कब आया? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट को दोस्तों क्या कहते हैं? भारत का प्रथम संविधान कहते हैं। तो यानी कि आपका हो गया 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी ऑप्शन में है शुरू में। तो और उसके बाद आगे चेक करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद में आपको याद रखना है
हाँ, उसके बाद में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 4-3, जबकि यहाँ पर 1 है। तो यही ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। तो उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार द्वारा सबसे प्रचलित नारा क्या है? आपने टीवी में देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, इस टाइप का प्रचार आता है। ग्राहक अपने अधिकारों को पहचानो, इस टाइप का प्रचार आता है। ग्राहक धोखाधड़ी से बचो, सजग उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, इस टाइप का प्रचार आप लोग टीवी में देखते हैं। तो लेकिन सबसे प्रचलित नारा क्या है दोस्तों? सबसे प्रचलित नारा आपसे पूछ रहा है, तो इसमें सबसे प्रचलित नारा क्या हो जाएगा? जागो ग्राहक जागो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहेगा कब पास हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पास हुआ है वो 1986 में। कब पास हुआ है? 1986 में पास हुआ है। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। फिर विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा, विश्व उपभोक्ता दिवस पूछेगा हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाते हैं 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो आसियान का कौन सदस्य नहीं है? 5वां नंबर का प्रश्न है। आसियान का पहले आप जानिए स्थापना। आसियान जो होता है दोस्तों, आसियान का स्थापना कौन किया है? तो आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ है। आसियान का स्थापना कब हुआ है? स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ है। ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर पूछेगा कहाँ है? आसियान का हेडक्वार्टर HQ, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, तो कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। आसियान में पूछेगा कि कितना देश शामिल है? आसियान में टोटल 10 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? टोटल 10 देश शामिल है। ठीक। लेकिन दोस्तों संस्थापक अगर देश पूछेगा कि कौन होगा, तो संस्थापक देश में आपको याद रख लेना है, आसियान का संस्थापक देश इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया हो जाएगा। मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। और उसके बाद में फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, फिलीपींस, सिंगापुर, सिंगापुर और थाईलैंड, थाईलैंड, ये सब इसका संस्थापक देश था। तो इसमें क्या दिख रहा है हमको? इसमें कौन कहता है आसियान का सदस्य अभी वर्तमान में नहीं है? तो भारत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? फ्रैंक पूछ रहा है कि किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों फ्रैंक जो है वह कहाँ की मुद्रा है? स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जापान की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा को दोस्तों हम लोग येन कहते हैं। क्या कहते हैं? येन कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडोनेशिया की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोनेशिया की मुद्रा को हम लोग रुपया ही कहते हैं। जो भारत में चलता है रुपया, तो इसका मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? रुपया ही कहते हैं। लेकिन आयरलैंड के मुद्रा को हम लोग यूरो कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरलैंड के मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? आयरलैंड के मुद्रा को यूरो कहते हैं, कहते हैं। और कौन बच गया? स्विट्जरलैंड का मैंने आपको बताया स्विस फ्रैंक कहते हैं। स्विट्जरलैंड को हम लोग क्या कहते हैं? स्विस फ्रैंक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में भैया, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति पूछ रही है। तो नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या देवी भंडारी। चलिए, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। 8वां नंबर का प्रश्न है कि देश भर में फांसी का फंदा कहाँ बनाया जाता है? किस जेल में बनाया जाता है? तो बिहार में एकमात्र जेल है बक्सर जेल, जहाँ पर दोस्तों फांसी का फंदा बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस बक्सर जेल, आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ मैं कुछ और भी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि मांडले जेल में किसको बंद किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक को बंद किया गया था। किसको किया गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहेगा किस जेल में बंद किया गया था? आंतरिक अशांति के आधार पर इसको बंद कर दिया गया था। पुणे के अराबदा जेल में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। और तिहाड़ जेल में अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को जो जेल हुआ था उसको यही जेल में रखा था। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम थे उसको किस जेल में रखा गया था? यही तिहाड़ जेल में रखा गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है 1764 में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764। एक्यूरेट डेट क्या है? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और उस समय जो था बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। तो बक्सर का युद्ध दोस्तों हुआ था, एक तरफ था अंग्रेज, एक तरफ था ब्रिटिश था, दूसरी तरफ था त्रिगुट। ब्रिटिश वर्सेस त्रिगुट के बीच में हुआ था। त्रिगुट में हुआ था। अब त्रिगुट में कौन कौन शामिल था? मुगल बादशाह सेकेंड। मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह सेकेंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध के समय कौन मुगल बादशाह था? तो बहादुर शाह सेकेंड था। मुगल बादशाह भी शामिल था। फिर अवध के नवाब शुजाऊ दौला और मीर कासिम, यही 3 लोग शामिल था। ये बात आपको याद रखना है। और बक्सर का युद्ध मैंने आपको बता दिया। चलिए, और इस समय अगर मुगल राजा पूछेगा कौन था तो क्या हो जाएगा? शाह आलम सेकेंड। क्या हो जाएगा? शाह आलम सेकेंड। चलिए सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बहादुर शाह बता दिया। शाह आलम सेकेंड। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह अगर पूछेगा कौन था? मुगल बादशाह, यहाँ थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मुगल बादशाह पूछे कौन था? शाह आलम सेकेंड था। कौन था? शाह आलम सेकेंड था। आप लोग ये बता दो बक्सर का युद्ध का परिणाम दोस्तों क्या निकला था? इलाहाबाद की संधि। दोस्तों इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, यहाँ पर है कुछ दर्रा दिया गया है और आपको मिलान करना है। माना दर्रा आपका कहाँ है भैया? माना दर्रा आपका उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। यानी ए का 4 आपको कहाँ दिख रहा है? ए का 4 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो ए और बी को काट दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। और नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है, यानी कि बी का एक देखिए आपको कहाँ दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है। तो और चेक करते हैं। जो शिपकिला दर्रा आपका कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। डी का 3 हो जाएगा। चलिए डी का 3 देखिए यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं आपको दोस्तों कुछ नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और जोजिला दर्रा कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख में है। अब मैं आपको कुछ जम्मू कश्मीर का दर्रा बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है आपको याद रखना है कि जोजिला दर्रा पूछेगा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा भी पूछेगा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा ये सब दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भैया 11 नंबर का। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है? तो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, माजुली द्वीप पूछेगा कहाँ पर है? माजुली द्वीप दोस्तों कहाँ पर है? यह असम में है। कहाँ पर है? असम में है, ये बात याद रखना है। ठीक, माजुली द्वीप दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो पूछा जाएगा कि माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया अभी जस्ट। जो सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो क्या है? सबसे बड़ी नदी द्वीप है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है?
पाकिस्तान का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कौन सा है? तिरचमीर है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तिरचमीर जो है दोस्तों, ये हिंदकुश पर्वत की चोटी का एक भाग है। ये बात आपको याद रखना है। और इसकी जो ऊंचाई है तिरचमीर की, इसकी ऊंचाई जो है कितना हो जाएगा? 7708 कितना हो जाएगा? 7708 मीटर, इतना ऊंचा है ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, तिरचमीर की चोटी में दोस्तों पूछेगा कि यहाँ से कौन सा दर्रा है, यहाँ पास में कौन सा दर्रा है, तिरचमीर की चोटी के पास कौन सा दर्रा है, तो आपको बताना खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा है? यहीं पर दोस्तों क्या है? खैबर दर्रा है। यही दर्रा से होकर सिकंदर भारत आया था। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, पाकिस्तान को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? नहरों का देश, भिखारियों का देश, नहरों का देश कहते हैं। ठीक है, इस नल्ला पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? नहरों का देश कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंधों के सबसे बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मिस्र में कौन सा नदी है? नील नदी। इसलिए दोस्तों नील नदी को मिस्र का वरदान भी हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कौन सा नदी है जो इससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, म्यांमार में इरावदी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न क्या है? मैथ का सवाल है। टेन थीटा बराबर 1/3। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या होता है? P/B। ठीक है, आपका P कितना है? P है 1 है, B कितना है? 3 है। तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला, P भी दिया है तो H निकाल लीजिए। H बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √10 हो जाएगा। यानी H आपका कितना निकल गया? √10 निकल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है? सेक थीटा। सेक थीटा का मान पूछ रहा है ना। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बचपन से बहुत पढ़ के आए हैं। सेक थीटा बराबर होता है H/B। क्या होता है? H/B। तो H आपका कितना निकला? √10। B आपका पहले से कितना है? 3 है। तो √10/3 कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर डी में दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेरे जेब में 10 रुपये है, वाक्य में प्रयुक्त काल में कौन सा है? तो मेरा जेब में 10 रुपया है, मतलब 10 ही रुपया है, मतलब पूरा श्योर है। तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध तो होगा नहीं, वर्तमान तो होगा नहीं, अपूर्व तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई किस काव्य धारा की कवित्री थी? अब मीराबाई के बारे में आप बहुत नाम सुनेंगे। मीरा जब से हुई मगन वो तो हरि गुण गाने लगी। आपने ये सुना होगा मीरा के बारे में। मीरा का भक्ति गीत, वो किसका भक्त थी? वो विष्णु यानी कि कृष्ण का भक्त था। किसका था? हरि गुण, हरि मतलब क्या? विष्णु यानी कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पश्च का विलोम शब्द है। पश्च मतलब क्या होता है? पश्च मतलब होता है पीछे। पश्च मतलब क्या होता है? पीछे। पीछे का उल्टा क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है? अच्छा, कुमार गंधर्व द्वारा कुछ यहाँ पर पुस्तक है जो आपको याद रखना है। तो प्रश्न नंबर कितना नंबर है? प्रश्न नंबर आपका हो गया 19। तो प्रश्न नंबर 19 में मैं आपको कुछ पुस्तक बता रहा हूँ इसका, जो आपको याद रखना है। तो कुमार गंधर्व का सहेली भी है। कौन सा है? कुमार गंधर्व का सहेली भी है, और उसके बाद में मालवती भी है, और वही मोहिनी भी है। ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अच्छा, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति मुहावरा का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, गरीब के घर में अगर गुणवान व्यक्ति, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंधेरे घर का उजाला। गलत बात। आंखों का तारा होता है बहुत प्यारा, अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा होता है। अब गुदड़ी का लाल है वो। क्या है? गुदड़ी का लाल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुदड़ी का लाल। चलिए, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है?
यहाँ 4 वाक्य दिया गया है, इसमें खून का अर्थ आपको कोनो वाक्य में दिया गया है, खोजिए। विकास वाचनालय में पढ़ रहा है, इसमें मर्डर से कोई संबंधित नहीं दिया गया है। यह लाल फूल अत्यंत सुंदर है, बिल्कुल नहीं है। महेश ने शहर को पलायन किया, बिल्कुल नहीं है। कल विजय की हत्या हो गई, खून से संबंधित वाक्य यही ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संयुक्त वाक्य ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, निम्नलिखित विकल्प में इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। यहाँ पर संयुक्त वाक्य दिया गया है, आपको संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है। दरअसल दोस्तों रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है। रचना के दृष्टि से वाक्य कितना प्रकार का होता है, वाक्य 3 प्रकार का होता है। पहला को हम लोग कहते हैं सरल वाक्य, क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा को हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा को हम लोग कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। तो जो संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य में एक ही कर्ता एक ही क्रिया होगा। संयुक्त वाक्य में इसलिए और लगा रहता है, लेकिन किंतु परंतु लगा रहता है। लेकिन किंतु परंतु जिस वाक्य में लगा रहेगा वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। इसलिए देखिए ना, मैं ये भी अच्छे हैं और वे भी अच्छे हैं, ये इसका मैं संयुक्त वाक्य लिखियो दिया है और ये संयुक्त वाक्य दिया भी है, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। ये कौन वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य है। इसको हमको सरल वाक्य में चेंज करना है, एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होना चाहिए। तो सरल वाक्य में क्या हो जाएगा, सब अच्छे हैं, क्या हो जाएगा, सब अच्छे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मिश्र वाक्य का पहचान क्या है, जिस वाक्य में जो तो जब तब जैसे तैसे लगा रहे सब वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 22 नंबर का प्रश्न हो गया और अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, इनमें कौन सा अलंकार है। दोस्तों इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, दोस्तों इस पंक्ति में आपका श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात होता है कि श्लेष अलंकार को पहचाना कैसे जाता है। इसको पहचानने का नियम बिल्कुल सरल है। क्या है, जब भी कोई शब्द आपको रिपीट होता हुआ दिखे, क्या दिखे, शब्द आपका रिपीट होगा, क्या होगा, रिपीट होगा, लेकिन शब्द का अर्थ अलग अलग होगा, शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग होगा, तो ऐसे पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब यहाँ देखिए रिपीट क्या हो रहा है, पानी एक वर्ड है, पानी पानी जो आपका रिपीट हो रहा है, इस बार पानी, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यहाँ पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। और ये पानी शब्द का यहाँ पर एक पानी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पानी का अर्थ होता है चमक भी होता है। पानी शब्द का दोस्तों 3 अर्थ होता है, एक होता है चमक होता है, और पानी शब्द का क्या अर्थ होता है, इज्जत भी होता है, और एक तो जानबे करते हैं पानी जल जो हम लोग पीते हैं। चलिए समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम जिसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों रुद्धोष्म कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जब ऊष्मा जब आदान प्रदान नहीं होगा, इधर से उधर नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, काफ़ी गर्म होकर के फट जाएगा, क्या होगा, फट जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन जो पूछा भी गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टायर का अचानक फटना, टायर का अचानक फटना किसका एग्जाम्पल है। तो आपको बताना है किसका एग्जाम्पल है, रुद्धोष्म प्रक्रम का एग्जाम्पल है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य लेमडा संवेग पी को किस प्रकार से संबंधित होती है, जिसको हम लोग डी ब्रोगली संबंध कहते हैं। वेवलेंथ का मात्रक ही क्या होता है दोस्तों, लेमडा होता है। और लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लेमडा बराबर h/p। क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर h/p, यानी क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर h/p। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ तो p/h है, h/p यहाँ ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ कुछ मिलाने वाला है, आप लोग मिलाइए। स्तंभ ए में दी गई राशियों का स्तंभ बी में दिए गए उनके प्रकार से यहाँ आपको मिलाना है। चलिए विद्युत क्षेत्र दोस्तों कौन राशि है,
तो विद्युत क्षेत्र जो है यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र आपका सदिश हो जाएगा। विद्युत विभव आपको याद रखना है कि यह अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव आपका हो जाएगा अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स आपका कौन राशि है, तो चुंबकीय फ्लक्स आपको याद रखना है यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स एक सदिश राशि है, यानी ए का बी कहाँ दिख रहा है, ए का बी यहाँ पर हमको दिख रहा है, फिर दो का ए हमको यहीं पे दिख रहा है, दो का ए यहीं दिख रहा है। तो आगे चेक ही नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, संक्रमण तत्वों की विशेषता है। संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता है दोस्तों, संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता है, फटाफट आप लोग बताइए। संक्रमण तत्व हम लोग किसको कहते हैं दोस्तों, संक्रमण तत्व हम लोग उन तत्वों को कहते हैं, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के सभी तत्व को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के सभी तत्व को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और यह जो होता है संक्रमण तत्व क्या होता है, आंशिक रूप से भरे हुए होता है, मतलब थोड़ा आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपको खोजना है दोस्तों। 28 नंबर का प्रश्न है, उष्मा प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का जलना, मीथेन का दहन होना, ये किसका एग्जाम्पल है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। जब ऊष्मा प्रवेश करता है, ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाता है, यानी ऊष्मा क्या करता है, सोख लेता है। एक होता है ऊष्मा शोषी, जब ऊष्मा का शोषण होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। और यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाद बाकी जल का वाष्पीकरण, बर्फ का गलनांक, अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, ये सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या है, ये सब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित डैश 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 के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम बताता है कि किसी इलेक्ट्रोड पर जमा मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा जो होता है वो विद्युत आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर का प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है। IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो IaaS का फुल फॉर्म होता है आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, ए से एज होता है, फिर ए से ए होता है, फिर एस से क्या होता है, सर्विस होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर का हो गया। चलिए 32 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर पर आधारित है। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री देशांतर में स्थित है, तो यानी 82.5 डिग्री वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, 1 डिग्री बराबर पूछेगा कितना मिनट होता है दोस्तों, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 82.5 डिग्री बराबर पूछ लेगा कितना मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री बराबर, तो 82 चौके कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 368। इधर हो जाएगा आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 370 मिनट हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा ये कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, ग्रीनविच शहर से गुजरती है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भारत में कहाँ गुजरती है, भारत में भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपको बताना भारत में यह यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से, यह भारत में यूपी के
यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ये बात आपको याद रखना है। और किस देश से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा GMT, जिसको ग्रीनविच मेन टाइम कहते हैं, ये किन किन देशों से होकर गुजरती है? यूके हो गया, माली हो गया, टोंगा हो गया, अल्जीरिया हो गया, इन सब देशों से होकर ये गुजरती है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, भारत का समय और ब्रिटेन का समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा का डिफरेंस है। कितना है? कितना का डिफरेंस है? 5.5 घंटा का डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये बात आपको याद रखना है। भारत और सऊदी अरब के बीच में कितना डिफरेंस है? 1.5 घंटा का डिफरेंस है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH कहाँ से स्रावित होता है? तो मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH अग्र पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ दिया हुआ है अधिवृक्क ग्रंथि, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि पूछेगा कहाँ स्थित होता है, क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। कहाँ होता है? यह गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो गुर्दे के ऊपर स्थित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, बाइज एक ठंडी हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है? तो बाइज एक हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है? बाइज नामक हवा बताइए कहाँ चलता है? तो दोस्तों, बाइज नामक जो हवा है वो कहाँ चलती है? फ्रांस में चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब कुछ हवा है और उनके देशों का नाम है, इन देशों में उस पवन को किस नाम से जाना जाता है? चलिए, कुछ हवा को हम लोग कहते हैं पवन, और उनके देश देखते हैं हम कुछ जो इम्पोर्टेंट है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। कहेगा लेवांटर नामक पवन किस देश में चलता है? लेवांटर पवन किस देश में चलता है? तो लेवांटर पवन आपका हो जाएगा दक्षिण स्पेन व फ्रांस में। दक्षिण स्पेन में व फ्रांस में, दोनों जगह। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, विली विली पवन कहाँ चलता है? विली पवन। तो विली पवन दोस्तों कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में चलता है। फिर कहेगा कि जोरन पवन कहाँ चलता है? जोरन स्विट्जरलैंड में। जोरन पवन कहाँ चलता है? स्विट्जरलैंड में। बोरा पवन कहाँ चलता है? बोरा नामक पवन कहाँ चलता है? बोरा नामक इटली में। बोरा पवन कहाँ चलता है? इटली में। नौटी नामक पवन कहाँ चलता है? नौटी कहाँ चलता है? USA में। कहाँ चलता है? USA में। USA के पवन कौन है? नौटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी फसल जायद की फसल नहीं है? जायद का फसल जो होता है दोस्तों, यह संभवतः गर्मी के मौसम में बोया जाता है, यानी मार्च अप्रैल। ना तो उस समय अधिक गर्मी होता है, ना तो अधिक ठंडी होता है, लेकिन फिलहाल गर्मी मिला जुला के गर्मी ही अधिक रहता है। तो ये हो जाएगा मार्च अप्रैल में बोया जाता है। जायद का फसल कब बोया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो जायद फसल को बोया कब जाता है? तो जायद फसल को बोया जाता है। जायद फसल को बोया जाता है, इसको बोया जाएगा जून जुलाई में। और इसका कटाई कब किया जाता है? और इसको काट लिया जाता है, जून नहीं होगा, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कब बोया जाता है? मार्च अप्रैल में बोया जाता है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है। कटाई जून जुलाई में इसका हो जाता है। जून जुलाई में हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। और कौन कौन सा फसल है जो जायद फसल है? तो जितना गर्मी वाला सब चीज़ होगा, जैसे आपको कह दिया जाए तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सूर्यमुखी, अधिकांश साग सब्जी, सूर्यमुखी और अधिकांश साग सब्जी भी इसी महीने में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पत्तन चटगांव में है?
तो चटगांव जो है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, अभी बांग्लादेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और चटगांव बंदरगाह पर, चटगांव में एक बंदरगाह है, चटगांव में, जिसका नाम ही है चटगांव बंदरगाह। क्या नाम है, चटगांव बंदरगाह। और इस चटगांव बंदरगाह पर कहेगा कौन हमला किया था, कौन हमला किया था, सूर्यसेन। कौन किया था, सूर्यसेन ने हमला किया था। क्यों किया था, शस्त्रागार अंग्रेजों के हथियार को लूटने के लिए सूर्यसेन ने हमला कर दिया था। और यहाँ पर इस बंदरगाह को लूट लिया गया। और सूर्यसेन को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर दा कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर दा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास्टर दा किसको कहते हैं, सूर्यसेन को कहते हैं। ठीक है। अच्छा, बांग्लादेश, बांग्लादेश से एक प्रश्न और याद रखना एग्जाम में जो पूछा जाता है, बांग्लादेश को हम लोग नदियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं, नदियों का देश। पूछेगा किसको कहते हैं, नदियों का देश हम लोग बांग्लादेश को कहते हैं। और बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग, पूछेगा किस नाम से जानते हैं, गंगा नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, चंद्रमा का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है। तो चंद्रमा का अध्ययन चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, चंद्रमा का अध्ययन सेलोनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। चंद्रमा का व्यास पूछेगा कितना है। चंद्रमा का दोस्तों व्यास जो है, इसका व्यास है 3480 किलोमीटर। कितना है, 3480 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का कितना गुना है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना है। कितना है, 1/81 गुना है। ठीक है। और चंद्रमा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है, जीवाश्म ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को पूछेगा किस नाम से जानते हैं। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को हम लोग शांति का सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, शांति का सागर कहते हैं। और इस शांति का सागर पर कौन कदम रखा था, चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। अच्छा, चंद्रमा पर सबसे बड़ा पर्वत भी है, ये बात आपको याद रखना है, लिम्बी नित्य का पर्वत। क्या है, लिम्बी नित्य का पर्वत चंद्रमा पर सबसे बड़ा पर्वत है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लिम्बी नित्य का पर्वत। ये पूछेगा कहाँ पर है, तो ये भी चंद्रमा पर है, जो सबसे बड़ा पर्वत है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है, लिम्बी नित्य का पर्वत। तो आपको बताना है कि यह दक्षिण ध्रुव पर स्थित है। कहाँ है, दक्षिण ध्रुव पर। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि आपका 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर भी क्या होगा, राइट हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि इसी दिन को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक। 21 जून को दोस्तों सूर्य जो होता है, 21 जून को सूर्य पूछेगा कहाँ चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। कहाँ चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा पर चमकता है, ये बात आपको याद रखना है। इसलिए 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को हम लोग क्या कहते हैं, 21 जून को कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति कहते हैं, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। विशिष्ट द्वैतावाद दर्शन के प्रवर्तक पूछ रहा है कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामानुजाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा,
बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। अद्वैतवाद दर्शन का जनक पूछेगा कौन था, तो अद्वैतवाद एक दर्शन है, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद दर्शन, इसका जो जनक कौन था, शंकराचार्य, इसका जनक था शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक। और इसी अद्वैतवाद दर्शन का विरोध में, अद्वैतवाद दर्शन का विरोध में 4 और दर्शन का जन्म हुआ। कितना? 4 और दर्शन का जन्म हुआ। वो 4 दर्शन का कौन कौन उदय हुआ, इसका विरोध में 4 दर्शन का उदय हुआ, 4 दर्शन का उदय हुआ। वो 4 को कौन कौन सा है? पहला है विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद सिद्धांत पूछेगा कौन दिया है, तो आपको बताना है रामानुजाचार्य। कौन दिया है? यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। विशिष्ट द्वैतावाद कौन दिया था? रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, रामानुजाचार्य। फिर है द्वैतावाद, द्वैतावाद सिद्धांत कौन, द्वैतावाद दर्शन के जनक कौन है? तो द्वैतावाद दर्शन का जो जनक है उसको कहते हैं माधवाचार्य। क्या कहते हैं? माधवाचार्य। फिर है शुद्धाद्वैतावाद, शुद्धाद्वैतावाद, इसका जनक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। फिर है द्वैतावाद, द्वैतावाद का जनक कौन है? निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य है। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 21 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 21 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन हारा था? कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की हार हुई और अकबर क्या हुआ था? जीता था। ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध में दोस्तों याद रखना कि अकबर की तरफ से कौन सेनापति युद्ध कर रहा था? तो अकबर की तरफ से कौन कर रहा था? तो मान सिंह कर रहा था। कौन सा कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। ये बात आपको याद रखना है। और हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम क्या था? चेतक मारा गया था। किस युद्ध में मारा गया था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक मारा गया था। और महाराणा प्रताप का एक हाथी भी था जिसका क्या नाम था? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद नामक हाथी पूछेगा किसका था? महाराणा प्रताप का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का था। ये किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था। और शिशुनाग वंश ठीक है का था। और शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश आया था। कौन सा वंश आया था? नंद वंश। नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। और इसकी हत्या कौन कर दिया था? महापद्म नंद। कौन कर दिया था? महापद्म नंद, जो धनानंद का बाप हुआ करता था और नंद वंश का नींव डाल दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोप में सेडान की लड़ाई निम्न में से कब हुआ था? तो सेडान का युद्ध 1 सितंबर 1870 को हुआ था। कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, सेडान की लड़ाई। ठीक है। अब सेडान का जो लड़ाई हुआ था इसके तहत कौन सा संधि हुआ था? ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। कौन सा संधि हुआ था? फ्रैंकफर्ट
की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि पूछेगा कब हुआ था, तो 1871 में। कब हुआ था? 1871 में हुआ है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। और सेडान का युद्ध का अगर परिणाम पूछे क्या हुआ था दोस्तों, सेडान के युद्ध का परिणाम, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया? पूर्ण हुआ। ये बात आपको याद रखना है। और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है? तो महिला उद्यमियों को सूक्ष्म राशि एक दिया जो जाता है वह कौन सा योजना है, तो आपको बताना है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना। क्या हो जाएगा? महिला समृद्धि योजना, जो आपका 2 अक्टूबर 1993 को आया। महिला समृद्धि योजना कब आया? 2 अक्टूबर 1993 को आया महिला समृद्धि योजना। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जनधन योजना कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों जनधन योजना जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। ठीक, और बालिका योजना बताओ, बालिका समृद्धि योजना कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बालिका समृद्धि योजना ये कब लागू हुआ था? ये 1997 में। कब लागू हुआ था? 1997 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था कौन था? राजा राम मोहन राय था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया था? 1828 ईस्वी में। कब किया था? 1828 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। और राजा राम मोहन राय को हम लोग आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता भी कहते हैं। और राजा राम मोहन राय को का पत्रिका का नाम पूछे क्या था, तो इसका पत्रिका का नाम क्या था? मिराज उल अमीरात। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। दो संख्या है, कहता है इनके बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। चलिए हम मान लेते हैं दो संख्या है, ठीक है, और उसमें कहता है कितना घटा दिया जाए? प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए। तो एक संख्या हमारे पास में 19 है, पहला संख्या मेरे पास कितना है? 19 है। दूसरा संख्या मेरे पास कितना है? 24 है। यही दो संख्या है और इसमें कहता है 36 घटा दिया जाए। चलिए हम दोनों संख्या में 36 को क्या कर लेते हैं? घटा लेते हैं। उस संख्या को हम x अगर मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा। और इधर भी हम लोग क्या करें? 36 को घटा दिए। जब इस 36 को घटा दिए बराबर 3/4 हो गया। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो गया, इधर इधर गुना कीजिए तो इधर से हो जाएगा 19 चौके 76x। कितना हो जाएगा? 76x माइनस 36 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा बराबर 24 दिया 72 हो जाएगा। 72x फिर 3 गुना 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 108 हो जाएगा। अब इसको x वाला को एक तरफ लाइए। 76x इधर है, 72x को इधर ला दीजिए। माइनस में जाएगा, प्लस में है तो बराबर की बोलाएगा तो माइनस में जाएगा। माइनस 72x हो जाएगा। माइनस 72x बराबर इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 144। तो ई बगल है ये है, ई बगल लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा और ई बगल तो माइनस 108 है ये है। ठीक, अब इसको घटाएंगे। 76x में से 72x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 4x। कितना हो जाएगा? 4x बराबर 144 में 108 को घटाते हैं तो कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। 4 नमा 36 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। समझ में आया? अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है
कि दोनों संख्या के बीच का 19:24 है, ये ना है। तो हम लोग संख्या का योग निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संख्या का योग निकालते हैं। संख्या का योग निकालते हैं 19x + 24x। 19 और 24x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 43x हो जाएगा। 43x, पहला संख्या तो यही तो है हमारा 19x, दूसरा 24x, दोनों संख्या का योग कर दिए, जोड़ दिए 43x। 43 गुना x का मान अभी आपका कितना आया? बैठा दीजिए यहाँ पर, 4 आया। 43 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 387 होगा। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? कहीं है 387? हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आज का प्रश्न। टोटल मैंने जीके जीएस का करवाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 ITIHASKIDUNIYA 99 इतिहास की दुनिया 99 पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।